दिल्ली की नई मुख्यमंत्री चुनी गई हैं आतिशी। अरविंद केजरीवाल शाम 4:30 बजे देंगे इस्तीफा। अरविंद केजरीवाल आज राज्यपाल विनय सक्सेना को सौंपेंगे इस्तीफा। मोदी सरकार के 100 दिन का रिपोर्ट कार्ड पेश। गृहमंत्री अमित शाह बोले, इसी कार्यकाल में एक देश एक चुनाव लागू करेंगे। पीएम मोदी ने भुवनेश्वर की झुग्गी बस्ती में पीएमएवाई लाभार्थियों से की बातचीत। कहा, हर साल जन्मदिन पर मां से आशीर्वाद लेता था, इस बार आदिवासी मां ने खीर खिलाई। कोलकाता रेप मर्डर केस, सुप्रीम कोर्ट बोला, महिला डॉक्टरों को नाइट शिफ्ट करने से नहीं रोक सकते, उन्हें सुरक्षा देना सरकार का काम। सुप्रीम कोर्ट में बुलडोजर एक्शन पर सुनवाई। पिछली बार कहा था, सिर्फ आरोपी होने पर किसी का घर नहीं गिरा सकते, दोषी हो तब भी नहीं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, देश की बात पे आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शशि शुक्ला और इसी बीच आपको बड़ी खबर बता देते हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बुलडोजर एक्शन पर रोक। दिल्ली से खबर। एक अक्टूबर को फिर होगी मामले की अगली सुनवाई। सार्वजनिक अतिक्रमण पर ही होगा एक्शन। सार्वजनिक अतिक्रमण पर ही होगा एक्शन। सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन पर लगाई रोक। सार्वजनिक अतिक्रमण पर ही होगा एक्शन। सुप्रीम कोर्ट का राज्यों को सख्त निर्देश। सुप्रीम कोर्ट ने पूरे देश में बुलडोजर कार्रवाई पर लगाई रोक। बड़ी खबर आपको दिल्ली से बता रहे हैं। एक अक्टूबर को फिर होगी मामले की सुनवाई। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए विशेष संवाददाता अखिलेश जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अखिलेश जी, क्या कुछ जानकारी है? सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर की कार्रवाई पर फिलहाल रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा एक्शन लिया है और सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला बुलडोजर की राजनीति पर दिया है। बुलडोजर एक्शन पर भी एक बड़ा आदेश दिया है। उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में जो बुलडोजर से सरकारें कार्रवाई कर रही थी, भारतीय जनता पार्टी समेत जो भी सरकारें इस मामले को लेकर बुलडोजर से न्याय करने की ओर आगे बढ़ रही थी, सुप्रीम कोर्ट ने आज उस पर विराम लगा दिया। आपको बता दें कि जमीयत उलेमाए हिंद की तरफ से एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई थी। इसके साथ ही साथ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के पूर्व कुलपति जमीरुद्दीन शाह की तरफ से याचिका दायर की गई थी और कई और याचिकाएं कुछ समाज सेवी संगठन और कुछ जनहित याचिकाएं की गई थी, जिनको संयुक्त रूप से एक कंबाइन आज सुनवाई हुई थी। जस्टिस के.बी. विश्वनाथन और जस्टिस बी.आर. गवई की बेंच ने आज इस पर सुनवाई की और सरकार की तरफ से सॉलिसिटर तुषार मेहता
पेश हुए थे और इसमें लगातार सरकार ने जवाब मांगा था, कोर्ट ने सरकारों से जवाब मांगा था कि उनको एक हलफनामा दाखिल करना है कि आखिर वो किस आधार पर बुलडोजर को लेकर एक्शन लेते हैं और बुलडोजर पर वो न्याय करते हैं। इन तमाम चीजों को टारगेट करते हुए जब सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाया था, तो उसके बाद आज सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता जब कोर्ट में पेश हुए तो उन्होंने अपना सरकार का लक्ष्य रखते हुए पक्ष रखा और साथ ही साथ उन्होंने दलीलें दी कि न्याय हुआ दिलाने के लिए ऐसा किया जा रहा था। फिलहाल सरकार की कोई गलत मंशा नहीं थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के 2 बेंचों की बेंच जस्टिस बी.आर. गवई और जस्टिस के.वी. विश्वनाथन ने फिलहाल सुप्रीम कोर्ट का आदेश सुनाते हुए कहा कि अब बुलडोजर एक्शन पर रोक रहेगी और जब तक कानूनी प्रक्रिया को पूरा नहीं कर लिया जाएगा तब तक किसी भी तरह से बुलडोजर की कार्रवाई को आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। बुलडोजर कार्रवाई न्यायिक प्रक्रिया के आधार पर की जा सकती है, लेकिन सरकार अपनी मर्जी से करना चाहे तो नहीं होगी। फिलहाल अब अगली सुनवाई 1 अक्टूबर के लिए तय कर दी गई। अगली 1 अक्टूबर को फिर सुनवाई होगी, तो भी होगा कि अब आगे सुप्रीम कोर्ट का फाइनल एक्शन क्या आता है। बिल्कुल अखिलेश जी, अगर हम बात करें तो क्या इस पर पूरी तरीके से आगे प्रतिबंध लग सकता है? साथ ही साथ अगर हम बात करें तो यूपी खासकर बुलडोजर कार्रवाई के लिए काफी ज्यादा फेमस है और योगी आदित्यनाथ को बुलडोजर बाबा भी यहाँ पर लगातार लोग कहते हुए नजर आते हैं और ये भी कहा जाता है कि बुलडोजर की कार्रवाई जब से शुरू हुई है तब से अपराध जो है वो काफी नियंत्रण में है, तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट का रोक लगा देना। देखिए, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता के तरफ से सरकार का पक्ष रखते हुए कहा गया कि जहां भी बुलडोजर की कार्रवाई की गई थी उसमें कानूनी प्रक्रिया का पालन किया गया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस दलील को सिरे से खारिज कर दिया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो याचिकाएं दाखिल की गई हैं और जो याचिकाकर्ताओं की तरफ से पक्ष रखा गया उसमें कोई भी उनको कानूनी नोटिस नहीं दी गई थी और ना ही कानूनी किसी प्रक्रिया अमल करके उनको तलब किया गया था और सीधे बुलडोजर की कार्रवाई करके उनके घर गिराए गए थे, आर्थिक क्षतिग्रस्त किया गया था, तमाम तरह को उनको नुकसान पहुंचाया गया था जो गैर कानूनी तरीके से किया गया था। इसलिए अब तत्काल प्रभाव से इस पर रोक लगाई जाती है। अगली सुनवाई तक कहीं भी सरकार बुलडोजर एक्ट नहीं करेगी और आगे 1 अक्टूबर को जब सुनवाई होगी तो इस पर को फिर आगे की कार्रवाई होगी। बिल्कुल, शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए और बता दें आपको कि सार्वजनिक अतिक्रमण पर फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन पर रोक लगा दी है। 1 अक्टूबर को फिर होगी मामले की अगली सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट ने देश भर में बुलडोजर कार्रवाई पर फिलहाल रोक लगा दी है। सार्वजनिक अतिक्रमण पर ही होगा एक्शन। फिलहाल हमारे साथ तनुज दीक्षित अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट से जुड़ चुके हैं। तनुज जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। तनुज जी, आज जो सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन पर रोक लगा दी है, सबसे पहले तो इस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने ये भी कहा था कि जल्द ही एक जो पिटिशन दाखिल की पूर्व में सुप्रीम कोर्ट में, उसके ऊपर ये कहा गया था कि जल्द ही एक नियम सभी के लिए बनाए जाएंगे जिसके अंदर जो भी ये जो गृह निर्माण तोड़े जाते हैं उसके लिए एक नियम के अंतर्गत ही कार्रवाई करी जाएगी, कोई भी सरकार हो। उसी को लेकर के आपको ध्यान हो, ये जो याचिका थी ये जमीयत उलेमा-ए-हिंद के द्वारा दर्ज की गई याचिका थी जिसकी पहले इसमें नियम बनाने को लेकर सुनवाई भी कर चुके थे और बेंच ने ये भी कहा था जल्दी इस पर नियम बनाए जाएंगे। उसी की आज जो है ये सुनवाई आगे बढ़ी है और उसी सुनवाई के अंतर्गत जो सुप्रीम कोर्ट ने अभी किसी भी तरीके की बुलडोजर कार्रवाई पर एक रोक लगा दी गई है ऑर्डर में। जी बिल्कुल, अगर हम बात करें तनुज जी, देखिए सवाल ये भी है कि अगर हम यूपी की बात करें तो यहाँ पर सबसे ज्यादा बुलडोजर की कार्रवाई की जाती है। साथ ही साथ ये माना जा रहा था कि बुलडोजर की कार्रवाई की वजह से जो अपराध है वो काफी नियंत्रण में आया है। ऐसे में अब सुप्रीम कोर्ट की ये जो आदेश आया है कि रोक लगा दी गई है, इसके बाद यूपी पे क्या यूपी में भी ये लागू होगा? साथ ही साथ अभी तक जो बुलडोजर चल रहे थे वो अवैध अतिक्रमण है, तो क्या अवैध अतिक्रमणों पर भी अब बुलडोजर नहीं चलेगा?
नहीं, देखिए क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा है कि आपको किसी का निर्माण तोड़ना है, अवैध निर्माण तोड़ना है तो आप बिल्कुल तोड़िए, लेकिन अवैध निर्माण तोड़ने की कुछ प्रक्रियाएं हैं जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट के अंतर्गत भी मेंशन करी हुई है। उसी आधार पर जैसे जो देश भर में अलग अलग राज्यों में अलग अलग कानून बने हुए हैं म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से संबंधित, और उन कानूनों के अंतर्गत सरकारें अपने हिसाब से जो अवैध निर्माण है उनको तोड़ती है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि इसके लिए जो एक कॉमन नियम हो, एक नियम बने, उस नियमावली के आधार पर ही, प्रक्रिया के आधार पर ही कार्रवाई हो। ऐसा ना हो कि आप ही उसके यहाँ पर कोई प्रशासनिक कार्रवाई हो जाए और इस तरीके से जो चीजें हैं उस पर थोड़ा सा रोकथाम सरकारों की तरफ से लगे, एक लगाम लगे। इसीलिए शायद सुप्रीम कोर्ट ने महत्वपूर्ण फैसला जो है आज इस बेंच ने दिया है। हाँ बिल्कुल तनुज जी, जिस तरीके से अवैध अतिक्रमण पर अब कार्रवाई पर रोक लगाई गई है, सरकारों से भी जवाब मांगा गया था इसको लेकर, तो मैं वो भी जानना चाहूंगी कि सरकारों द्वारा इस पर क्या पक्ष रखा गया है। देखिए सर, भारत के जो सॉलिसिटर जनरल है उन्होंने पिछली हियरिंग में भी ये कहा था कि जो कार्रवाई है वो नियमों के साथ में ही होती है, नियमों से अलग नहीं की जाती। लेकिन उसके बावजूद ये माना जा रहा है कि इतनी जल्दी किसी का घर तोड़ देना, अवैध निर्माण तोड़ देना एक सही कदम नहीं है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट का मानना है। उनका कहना है कि जो घर है, जो अवैध निर्माण है, उसके लिए उनको समय दिया जाए व्यवस्थित रूप से, जिसमें जो भी कार्रवाई करनी हो उनको अपने जवाब पेश करने का भी समय मिले, उसके बाद ही वो कार्रवाई की जानी चाहिए। ऐसे ही कोई कार्रवाई नहीं की जाए किसी भी राज्य में। इसी को लेकर के ये लगाम सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा आज ये विशेष ऑर्डर के अंदर दी गई है इसमें। जी शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन पर फिलहाल रोक लगा दी है। 1 अक्टूबर को फिर मामले की सुनवाई होगी। कानूनी प्रक्रिया के तहत ही अतिक्रमण हटाया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने ये साफ कर दिया है कि एक नियमावली बनाई जाए और उसी के तहत चाहे वो अवैध अतिक्रमण हो उस पर कार्रवाई की जानी चाहिए। और अब बात करेंगे आतिशी को दिल्ली की कमान। दिल्ली के अगले मुख्यमंत्री के नाम पर मुहर लग गई है। आतिशी के नाम को फाइनल किया गया है। वो दिल्ली की तीसरी महिला मुख्यमंत्री बनने जा रही हैं। वो अरविंद केजरीवाल कैबिनेट में सबसे हैवीवेट मंत्री रही हैं। उनका नाम सबसे आगे चल रहा था। विधायक दल की बैठक में आतिशी के नाम पर मुहर लग गई है। आज सुबह से आप संयोजक केजरीवाल के सिविल लाइन स्थित आवास पर विधायक दल की बैठक बुलाई गई थी। इसमें सर्वसम्मति से नए नेता सदन का चुनाव किया गया है। आतिशी पंजाबी राजपूत परिवार से ताल्लुक रखती हैं और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हैं। आतिशी साल 2020 के विधानसभा चुनाव में पहली बार विधायक चुनी गई और 2023 में पहली बार केजरीवाल सरकार में मंत्री बनी। अब साल भर बाद ही 2024 में वो मुख्यमंत्री बनने जा रही हैं। इससे पहले वो 2019 में पूर्वी लोकसभा सीट से चुनाव लड़ी थी और बीजेपी उम्मीदवार गौतम गंभीर से 4,77,000 वोटों से हार गई थी और तीसरे नंबर पर आई थी। आतिशी को केजरीवाल का करीबी सहयोगी और विश्वास पात्र माना जाता है। वो अन्ना आंदोलन के समय से संगठन में सक्रिय हैं। इस समय उनके पास सबसे ज्यादा मंत्रालयों की जिम्मेदारी है और जब मार्च में केजरीवाल जेल गए तब से वो पार्टी से लेकर सरकार तक के मसले पर मोर्चा संभाले देखी गई हैं। मुख्यमंत्री को लेकर जिन अन्य नामों की भी चर्चा चल रही थी उनमें कैलाश गहलोत, गोपाल राय और सौरभ भारद्वाज का नाम भी शामिल था। फिलहाल आतिशी के नाम पर लग गई है मुहर। आतिशी होंगी दिल्ली की नए मुख्यमंत्री। आतिशी का शुरुआती सफर आपको बता रहे हैं।
और अब आपको लखनऊ से खबर बता देते हैं, जहां पर पीएम के जन्मदिन पर रक्तदान शिविर का आयोजन सिविल अस्पताल में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। 17 से 2 अक्टूबर तक मनेगा बीजेपी सेवा पखवाड़ा। बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यकर्ता पहुंचे सिविल अस्पताल के ब्लड बैंक में रक्तदान किया है। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने किया ब्लड डोनेट, कार्यकर्ताओं को दिया रक्तदान का सर्टिफिकेट। सत्रह से 2 अक्टूबर तक चलेगा। एक मंदिर पर वृक्षारोपण था, उसमें हमारे वार्ड के मेंबर श्री राम कुमार वर्मा और हमारे उपाध्यक्ष भी थे हमारे महानगर के श्री प्रजापति जी। और तीसरा कार्यक्रम जिला युवा अधिकारी का था, जो नेहरू युवा केंद्र के बच्चे और कई संस्थाओं के लोग वहाँ पर थे, जिनको मोटिवेट करना था, खास तौर से स्वच्छता पखवाड़ा के लिए। आज मैं प्रधानमंत्री जी को और मोदी जी को और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी को बधाई देते हैं कि उन्होंने इसे सेवा के कार्य के रूप में परिवर्तित करके सेवा सप्ताह, सेवा पखवाड़ा के रूप में मनाने का जो निर्णय किया है, इसके लिए हम उनको बहुत 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 बधाई देते हैं। और लखनऊ से खबर, जहां पर बसपा सुप्रीमो मायावती का बयान, अरविंद केजरीवाल का सीएम पद से इस्तीफा देना चुनावी चाल। केजरीवाल का चुनावी चाल और राजनीतिक पैंतरेबाजी है। केजरीवाल के जेल में रहने से दिल्ली वासियों में समस्याएं झेली, अनगिनत सुविधाएं व समस्याएं झेली हैं, उसका क्या? बसपा की यूपी सरकार को भी ऐसे दिन देखने पड़े। हमीरपुर से खबर, जहां पर प्रभारी मंत्री रामकेश निषाद का हमीरपुर दौरा। पीएम के जन्मदिन को स्वच्छता पखवाड़ा के तहत मनाया। चौरा देवी मंदिर में साफ सफाई का किया वृक्षारोपण। नगर पालिका में सफाई कार्मिकों को किट की वितरण। जिला अस्पताल में रक्तदान शिविर का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में भाजपा के नेता व कार्यकर्ता मौजूद रहे। चौरा देवी मंदिर में साफ सफाई के बाद किया गया वृक्षारोपण। नगर पालिका में सफाई कर्मियों को बांटी गई किट। लखनऊ से खबर, पीएम मोदी के जन्मदिन पर चला स्वच्छता अभियान। कार्यक्रम में शामिल हुए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी। झाड़ू लगाकर कूड़ा उठाकर दिया स्वच्छता का संदेश। अखिलेश यादव के बयान पर भूपेंद्र चौधरी ने किया पलटवार। अखिलेश की सरकार के समय यूपी में लूट अपराध होते थे। अखिलेश की सरकार के समय प्रदेश दंगाइयों के हवाले था। की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता हमारे जन कल्याण के लिए समर्पित है। हमारे एजेंडे में विकास है, डेवलपमेंट है और हमारे एजेंडे में गरीब कल्याण है। और माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज बदलता हुआ उत्तर प्रदेश और देश सबके सामने है। अखिलेश जी के समय किस प्रकार से लूट खसोट अराजकता होती थी और पूरा प्रदेश दंगाइयों के हवाले था, आज बदलता हुआ उत्तर प्रदेश है। और ये कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की सक्रियता और हमारी सरकार की जो परिणाम परक नीति है, उससे विपक्षी कहीं ना कहीं बौखलाकर एक नेगेटिव एजेंडा चला रहे हैं। सर, साधु संत जिस तरीके से अखिलेश यादव के बयान को लेकर नाराज हुए थे, उन्होंने मठाधीश कहा था और माफियाओं से तुलना की थी। अब अखिलेश यादव ने यूटर्न लिया है। उनका सीधे तौर पर कहना है कि उन्होंने साधु संतों के लिए नहीं शब्द का इस्तेमाल किया था। अब जो उनका बयान है
और बयान पूरे परिप्रेक्ष्य में अब आप देखें, समाजवादी पार्टी हमेशा मठ मंदिरों के प्रति, हमारे साधु संतों के प्रति, देव स्थानों के प्रति और हमारी जो आस्था है, हमारी परंपरा है, समाजवादी पार्टी उसकी हमेशा विरोधी रही है। मेरठ से खबर जहां पर शारदा एक्सपोर्ट के अलग अलग ठिकानों पर रेड, एक्सपोर्ट के आईडी की रेड से मचा हड़कंप। साकेत रेलवे रोड और प्रतापपुर में छानबीन जारी। ईडी लखनऊ की टीम ने रेड डाली। देश के बड़े एक्सपोर्टर में शुमार है शारदा एक्सपोर्ट। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता राजू हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजू, क्या कुछ जानकारी है? हाँ बिल्कुल, देखिए इसी आपको बता दूं कि मेरठ में शारदा एक्सपोर्ट के अलग अलग ठिकानों पर ईडी ने छापेमारी की है। लखनऊ की टीम ईडी की मेरठ में पहुंची और शारदा एक्सपोर्ट के जो अलग अलग ठिकाने हैं वहां पर छापेमारी की। बाकायदा साकेत में एक फैक्ट्री थी, वहां पर छापेमारी की गई। रेलवे रोड पर और प्रतापपुर में भी छापेमारी की गई। 3 अलग अलग ठिकानों पर ईडी की जो छापेमारी है वो अब भी चल रही है। बताया गया है कि शारदा एक्सपोर्टर बड़े देश के व्यापारी है और इनका कारपेट बनाने का काम है। देश के जो अलग अलग देशों में इनकी सप्लाई है। पिछले काफी दिनों से ईडी रेकी कर रही थी और रेकी के बाद आज जो छापेमारी है वो की गई है। लगातार जो छापेमारी की कार्रवाई है वो चल रही है। छापेमारी से ठीक है राजू, शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। शारदा एक्सपोर्ट के अलग अलग ठिकानों पर मारे गए रेड। बाराबंकी से खबर जहां पर बुजुर्ग को अधिकारियों ने किया मृत घोषित। 72 वर्षीय बुजुर्ग को मृत घोषित किया है। 14 माह पहले जीवित को किया था मृत घोषित। पेंशन न आने पर सीएससी सेंटर पहुंचा था बुजुर्ग। पता चला 14 माह पहले मर चुका है बुजुर्ग। पेंशन के लिए दर दर की ठोकरें खा रहा बुजुर्ग। जिंदा साबित करने के लिए अधिकारियों के लगा रहा चक्कर। तहसील के लापरवाह अधिकारियों का रवैया हुआ उजागर। हैदरगढ़ नगर पंचायत के ब्रह्मदान वार्ड का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। हमारी पेंशन बंद हो गई, मृत घोषित कर दिया गया। क्या घोषित कर दिया गया है? मृत घोषित कर दिया गया है। मृत घोषित कर दिया गया आपको? हाँ। आप ही हैं? हाँ, हम ही। क्या नाम है आपका पूरा? गुरुदीन। पिता का क्या नाम है? कामता प्रसाद। कितने दिन से पेंशन नहीं मिल रही आपको? 14 महीना। 14 महीना से। तो ये जानकारी कैसे हुई आपको? जब वहाँ गए तब। कहाँ पे गए? ऑफिस गए? फिर नहीं, जो जनसेवा केंद्र। हाँ, तो जनसेवा केंद्र पर कागज निकाल तो मृत घोषित दिखाया गया। अच्छा, मृत घोषित दिखाया गया। कब दिखाया गया आपको? हम परसों लाए थे, परसों दोस्तों। कासगंज से खबर जहां पर जनपद में भेड़ियों का आतंक। पिता पुत्र पर भेड़िया ने हमला किया। पैदल वापस अपने घर जा रहे थे पिता पुत्र। पिता पुत्र को परिजनों ने जिला अस्पताल में भर्ती कराया है। सोरो कोतवाली क्षेत्र के गांव बसंत नगर के रहने वाले हैं। दो पेशेंट रहते हैं और बाप बेटे थे दोनों, तो उन्हें किसी जंगली जानवर ने काट लिया है। तो गंभीर हालत में आई थी, तो पिताजी को रेफर कर दिया है और उनका बेटा अभी ठीक है, ठीक हालत में है। ये कुछ हम लोग वो हमारे पिताजी जो हैं और भाई शोरों से जा रहे थे घर के लिए, तो भेड़िए ने ना उसको हमला कर दिया उन पिताजी पे और भाई पे। तो यानी कि हम इन्हें हॉस्पिटल ले आए, लेकिन हमने सूचना भी किसी को नहीं दी। पिताजी की हालत कैसी है? बहुत गंभीर है। अलीगढ़ भर्ती कर दिए हैं, राइफर आनस फाड़ दी उनकी, राइफर कर दिए हैं यहाँ से। उसके पर कासगंज में भी भेड़िए का आतंक दिखने लगा है। बीते दिनों आपको बता, बीते दिनों पूर्व डोलना थाना क्षेत्र में एक बार भेड़िया दिखा था। उसके बाद बीते कुछ दिनों पूर्व सोरो थाना क्षेत्र में सीसीटीवी कैमरे में एक भेड़िया नजर आया था। आज फिर एक बार भेड़िए की दस्तक दिखाई दी है, जिसमें आज सोरो कोतवाली क्षेत्र में
बाजार करके जा रहे पिता पुत्र पर भेड़िए ने हमला कर दिया, जिसमें पिता पुत्र गंभीर रूप से घायल हो गए। पिता को अलीगढ़ रेफर कर दिया है, वहीं बेटे का इलाज जिला चिकित्सालय में चल रहा है। आइए बात करते हैं उनकी बहन से कि कैसे बेटे की बहन से किस तरह से हमला हुआ था, क्या हुआ था। क्या नाम है आपका? नगीना। नगीना, आपके जो भाई हैं जो हॉस्पिटल आए हैं उनको किसने हमला किया है? भेड़िए ने। किस आपको कैसे पता लगा भेड़िए ने ही हमला किया, किसने बताया आपको? ये बचाए थे कुछ लोगों ने, मतलब ये खा लिया था, ये नस भी फाड़ दी हमारे पिताजी की। तो हम लोग इन लोगों ने बताया, हम लोग आए थे वहाँ से, तो हम लेके भेजे थे इनको हॉस्पिटल। तो सब हॉस्पिटलों में हम भेजे थे, वापस कर दिया हमारे लिए। फिर हमने यहाँ आए वापस, तब इन्होंने भर्ती लिया है, फिर यहाँ से रेफर करा है वहाँ पे जाने के लिए। आपके पिताजी इस समय कहाँ हैं? अलीगढ़ है अभी। और साथ ही आपने इसको सूचना दी है इसकी या वन विभाग को कोई जानकारी? ये थे मेरे साथ नगीना, जिनके पिताजी और भाई को भेड़िए ने हमला करके घायल कर दिया। वहीं अभी तक वन विभाग इस भेड़िए की कोई सुराग पता नहीं लगा पा सका है, और ना ही वन विभाग भेड़िए की कोई कासगंज जनपद में पुष्टि कर रहा है। कासगंज से के न्यूज़ इंडिया के लिए प्रशांत। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता प्रशांत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रशांत, क्या कुछ जानकारी है घटना को लेकर? कि आपको बता दूं, जनपद बहराइच में भेड़िए का आतंक खूब से दिख रहा है। वहीं कासगंज जनपद में भी भेड़िए का आतंक अब दिखने लगा है। अब ढोलना थाना क्षेत्र में कुछ दिन पूर्व एक भेड़िया देखा गया था, कुछ ग्रामीणों ने देखा था। फिर उसके बाद सोरो थाना क्षेत्र में भी सीसीटीवी कैमरे में एक भेड़िया नजर आया था। आज बता दें, आज सुबह सोरो कोतवाली क्षेत्र का एक गाँव पड़ता है जिसमें के उनके माखरे पिता पुत्र हैं। एसपी लड़का है और हेमंत उनके पिताजी हैं। सुबह सोरो करके लौट रहे थे, रास्ते में मंदिर के पास तो जालियां थी, वहां से एकदम भेड़िया निकला और उन पर हमला कर दिया, जिसमें पिता पुत्र दोनों लोग घायल हो गए। जानकारी साझा करने के लिए और देशी बात में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।